हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डाई एथिल ईथर क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सामान्य नाम क्या होता है, इसका यूपीएससी नाम क्या होता है और साथ ही जानेंगे कि इसके निर्माण की विधियां कौन कौन सी हैं, यानी किस प्रकार से डाई एथिल ईथर को हम बनाएंगे। ठीक, और उसके बाद इसके भौतिक गुण पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हे गाइस, दिस अंशु एंड यू आर वाचिंग टॉपिक नॉलेज। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इस डाई एथिल ईथर का जो सूत्र होता है वो होता है C2H5, उसके बाद OC2H5। ठीक, ये इसका सूत्र होता है। ठीक, इसको डाई एथिल ईथर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये क्या होता है, ईथर का क्रियात्मक समूह होता है। ठीक, तो यहाँ पर केमिस्ट्री में दो के लिए हम डाई बोलते हैं। ठीक, जब कोई चीज़ एक हो उसको मोनो बोलते हैं, कोई चीज़ दो हो उसको डाई बोलते हैं। तो यहाँ पर दो, यहाँ पर देखो एथिल, एथिल कितने हैं, एक ये एथिल है, ये भी एथिल है, तो दो एथिल है, इसलिए डाई एथिल। और इस ऑक्सीजन की वजह से यहाँ, क्योंकि ये इथरल ऑक्सीजन होता है इसलिए ईथर बोल देते हैं। ठीक, तो इसलिए इसका सामान्य नाम होता है, सामान्य नाम यही होता है इसका। ठीक, डाई एथिल ईथर, ये इसका सामान्य नाम है। ठीक, तो आप इसको यहाँ पर लिख लेना कि डाई एथिल ईथर होता है। ठीक, इसका जो IUPAC नाम होता है वो होता है एथॉक्सी एथेन। ठीक, इसको बोलते हैं एथॉक्सी, ये हो जाएगा एथेन। ठीक, तो ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथॉक्सी एथेन। ठीक, एथॉक्सी एथेन, ये इसका IUPAC नाम हो जाता है। ठीक, चलिए अब इसके बाद समझते हैं कि इसके निर्माण की विधियां कौन कौन सी हैं, यानी कैसे हम डाई एथिल ईथर को बनाएंगे। ठीक, तो देखो पहला विधि है एथिल हैलाइड से। ठीक, यानी कि इसको हम एथिल हैलाइड से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले एथिल हैलाइड क्या होता है, ये होता है, ये हो गया एथिल। अब इसमें हैलाइड यानी हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ दो, ये होता है एथिल हैलाइड। अब यक्स के स्थान पर Cl भी रख सकते हो, Br भी रख सकते हो, यहाँ पर आयोडीन भी रख सकते हो। ठीक, चलो मैं यहाँ पर Cl ले लेता हूँ। ठीक, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, इसका नाम हो जाएगा एथिल क्लोराइड। ठीक, तो ये एथिल क्लोराइड हो जाएगा। चलो यहाँ पर मैंने, और यहाँ पर एथिल हैलाइड जो लेना है आपको, दो अणु लेने हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर एथिल हैलाइड, आपके समझने के लिए मैंने, देखो यहाँ से हम दो से गुणा भी कर सकते हैं, सीधा यहाँ पर दो लिख देंगे तो यानी इसके दो अणु हो जाएंगे। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ पर आपको समझने के लिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक, यानी कि दो एथिल हैलाइड आपको लेने हैं। ठीक, और इसकी अभिक्रिया आपको करा देना है Ag2O के साथ। ठीक, और इसको क्या करना है, आपको गर्म कर देना। ठीक, जब आप इसको गर्म कर देंगे तो देखो अब कैसे बनता है। देखो यहाँ पर ये जो Cl है, यानी यहाँ पर ये जो क्लोरीन है, ये अपना, ये दोनों क्लोरीन अपना बॉन्ड यहाँ से तोड़ देंगे। ठीक, ये क्लोरीन भी अपना बॉन्ड यहाँ से तोड़कर यहाँ से हट जाएगा, और ये भी क्लोरीन अपना बॉन्ड यहाँ से तोड़कर हट जाएगा। ठीक, और यहाँ पर ये जो A2 है, ये भी ऑक्सीजन से जो यहाँ पर अपना बॉन्ड बनाया है, ये भी अपना बॉन्ड तोड़ देता है। ठीक, तो यहाँ पर ये इतना, ठीक, ये इतना आपस में जुड़ जाता है, और यहाँ पर देखो ये भी दो है और क्लोरीन भी दो हो गए। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्लस में 2AgCl। ठीक, हो गए, देखो दो Ag भी हो गए और दो Cl भी हो गए। ठीक, तो यहाँ पर ये बन जाता है, और उसके बाद ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर है, ये ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ जाता है। देखो यहाँ पर ये जो एथिल है, ये एथिल हो गया, और उसके बाद यहाँ पर देखो इसके सिंगल बॉन्ड इसका टूटा है, तो यहाँ पर जगह सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर O हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो C2H5 ये वाला O ये हो गया, और यहाँ पर ये C2H5 है, ये यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा डाई एथिल ईथर। तो इस प्रकार से हम एथिल हैलाइड से डाई एथिल ईथर बना सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर एथिल क्लोराइड जो लिया, आप यहाँ पर एथिल आयोडाइड भी ले सकते हैं, एथिल ब्रोमाइड भी ले सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, हैलोजन ग्रुप होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इस तरीके से हम एथिल हैलाइड से डाई एथिल ईथर बना सकते हैं। ठीक, इसके नीचे नाम लिख देना डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर हो जाएगा ये, और इसको सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा। चलिए अब दूसरा, ये तो पहला मेथड हो गया, चलिए देखते हैं और कैसे इसको हम बना सकते हैं। ठीक, तो देखो दूसरा मेथड है एल्कोहल के निर्जलीकरण से। ठीक, तो एल्कोहल का निर्जलीकरण कैसे करेंगे, कैसे इसको बनाएंगे, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, एल्कोहल लेना है। एल्कोहल का मतलब आप समझ रहे हो ना, एथिल एल्कोहल। ठीक, तो यहाँ पर आपको लेना है C2H5OH, ये हो गया एथिल एल्कोहल। ठीक, एथिल एल्कोहल के दो अणु यानी आपको लेने हैं। ठीक, यानी कि यहाँ पर एक एथिल एल्कोहल और आपको यहाँ पर लेना है। ठीक, ऐसे। अब यहाँ पर देखो
यानी इसका हमें क्या करना है, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर यानी एथिल अल्कोहल के अंदर जो जल है, निर्जलीकरण का मतलब पहले समझो। निर्जलीकरण का मतलब हुआ जिस इसके अंदर के जो जल है उसको इसको निर्जल कर दो। निर्जल का मतलब इसके अंदर जल ना हो, इसको निर्जल कर दो। तो निर्जलीकरण का मतलब होता है निर्जल करने की प्रक्रिया, यानी निर्जलीकरण। और निर्जल का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर से जल की मात्रा जो है निकाल दो। ठीक, तो इसके अंदर से हम जल की मात्रा निकाल देंगे, इसका निर्जलीकरण हो जाएगा। ठीक, और इसको हम कैसे करते हैं, देखो सांद्र उपस्थिति होती है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इसका निर्जलीकरण होता है। ठीक, और इसको गर्म कितना करते हैं, 140 अंश सेल्सियस तक आपको इसको गर्म करना है और इसकी उपस्थिति होनी चाहिए, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति होनी चाहिए। ठीक, तभी ये क्रिया होगा। ठीक, तभी मतलब इसका निर्जलीकरण होगा। अब यहाँ पर कैसे होगा, देखो यहाँ का जब इसका यानी इसको 140 अंश सेल्सियस तक इसको हम गर्म कर देते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर से जो हाइड्रोजन होता है ये निकल जाता है। ठीक, मतलब पहले वाले एल्कोहल में यहाँ पर इसके अंदर से सिर्फ H निकलता है और इसमें क्या होता है, यहाँ पर OH दोनों निकल जाते हैं। ठीक, यहाँ का H अपना बॉन्ड तोड़कर हट जाता है और यहाँ का जो OH है ये अपना बॉन्ड तोड़कर यहाँ से हट जाता है। ठीक, हटकर ये दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं। ठीक, जब एक हाइड्रोजन और ये OH आपस में जब ये जुड़ेगा तो यहाँ पर देखो एक ये ये है और एक H ये हो गया। ठीक, तो ये क्या बन जाता है, देखो ये बनता है H और ये OH, ये दोनों अपना बॉन्ड एक साथ जोड़ लेते हैं। ठीक, यहाँ से तोड़कर अपना अपना बॉन्ड और एक साथ दोनों आपस में जोड़ देते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर अब बचा क्या, यहाँ पर जो बचा है वो इसके साथ जुड़ जाता है। ठीक, यहाँ पर क्या बचा है, C2H5, यहाँ पर O बचा है और उसके बाद यहाँ पर सिर्फ C2H5 बचा है। ठीक, ये C2H5। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, डाई एथिल ईथर। तो यहाँ पर इसका नाम लिख देना। ठीक, देखो जो बनाते जाना इसका सब नाम लिखते जाना। ये है एथिल अल्कोहल, इसके नीचे लिख देना ये डाई एथिल ईथर है और ये हमारा क्या है, H2O यानी जल है। ठीक, ये हमारा जल है। ठीक, इसके नीचे लिख देना डाई एथिल ईथर और ये हमारा क्या है, एथिल अल्कोहल है। ठीक, तो इस तरीके से हम इसके यानी अल्कोहल के निर्जलीकरण से भी हम यानी डाई एथिल ईथर बना सकते हैं। ठीक, चलिए अब आपको हम अगला मेथड बताते हैं। देखो आपके नॉलेज के लिए बता दूं, जो ये यहाँ पर ये जो डाई एथिल ईथर है ना, इसको हम देखो अगर इस चैप्टर में यानी ईथर वाले चैप्टर में अगर आपको कहीं पर ईथर भी लिखा है तो भी आप समझ जाना कि हम डाई एथिल ईथर की ही बात कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि क्लास 12 के जो ईथर है, ईथर चैप्टर है, इसमें जो आपका टॉपिक पढ़ने के लिए होता है वो डाई एथिल ईथर ही होता है। ठीक, तो ईथर चैप्टर में सिर्फ आपको एक ही टॉपिक पढ़ना होता है, डाई एथिल ईथर के बारे में। ठीक, तो इसलिए आपको कहीं पर ईथर भी दिख जाए तो मतलब ईथर। ठीक, और सुनो ईथर जो होता है, आपके नॉलेज के लिए बताते हैं, ईथर जो होता है ना, ईथर को हम थिनर भी बोलते हैं। अगर आपको कहीं पर या कभी भी ज़रूरत पड़ जाए यानी थिनर किसे कहते हैं तो आप बता देना, ईथर को बोलते हैं थिनर। ठीक, अब देखो तीसरा जो विधि है वो है विलियमसन संश्लेषण द्वारा। ठीक, देखो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये है नेम रिएक्शन। अब नेम रिएक्शन क्या होता है, देखो नेम रिएक्शन उसको बोलते हैं जैसे कि कोई वैज्ञानिक है, अब उस वैज्ञानिक के नाम पर उस अवक्रिया का नाम पड़ा है तो उसको बोलते हैं नेम रिएक्शन। ठीक, समझ गए ना नेम रिएक्शन क्या है, किसी के नाम पर हो तो उसको नेम रिएक्शन बोलते हैं। और क्या है कि नेम रिएक्शन जो होते हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, समझ रहे हो ना आप मेरी बात को, तो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, इस नेम रिएक्शन को थोड़ा ध्यान देना है। ठीक, अब यानी इसको याद रखना है क्योंकि नेम रिएक्शन है तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अब विलियमसन जो था एक वैज्ञानिक का नाम था। अब संश्लेषण क्यों बोला गया, देखो संश्लेषण का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हर शब्द का मतलब समझ लो। ठीक, संश्लेषण का मतलब होता है जब आप लैब में किसी चीज़ को बनाते हो, लैब मतलब समझ रहे हो ना, जो प्रयोगशाला होता है। ठीक, आपके स्कूल में भी होगा। ठीक, आप देखेंगे स्कूल में तो लैब आपके स्कूल में भी होगा, सबके स्कूल में होता है। ठीक, तो संश्लेषण का मतलब होता है जब आप लैब में किसी चीज़ को बनाते हो अपने हाथ से। ठीक, अपने हाथ से जब बनाते हो तो उसको बोलते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं संश्लेषण करना। संश्लेषण का मतलब हुआ कि आप लैब में किसी चीज़ को बना रहे हो। ठीक, तो किसी चीज़ को लैब में बनाने की प्रक्रिया संश्लेषण होता है। ठीक, अब देखो विलियमसन ने क्या किया, गए लैब में और लैब में इन्होंने मतलब डाई एथिल ईथर को जब लैब में बना दिया तो यानी कि जो जिस तरीके से इन्होंने बनाया यानी जो जो इन्होंने यूज़ किया
उसको इस यानी इस अपक्रिया में सब बता दिया उन्होंने, ठीक, लिख कर बता दिया कि हमने इतना इतना चीज़ यूज किया है, ऐसे करके हमने बनाया, ठीक। तो वही अपक्रिया विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया हो गया। संश्लेषण क्यों? क्योंकि इन्होंने लैब में बनाया था ईथर को, ठीक। तो इसलिए इस अपक्रिया को हम विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहते हैं। अब एग्जाम में आता है तो आपको स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा, ठीक, कि विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया क्या होता है। तो इसका स्टेटमेंट जो है मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको लिखना है। सबसे पहले आप इसका अपक्रिया समझ लीजिए, ठीक, कैसे इन्होंने यानी कि डाइएथिल ईथर को बनाया, ठीक। तो देखो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने बताया कि चाहे आप एथिल ब्रोमाइड यूज करिए या फिर एथिल आयोडाइड लीजिए, ठीक, चाहे आप एथिल ब्रोमाइड लीजिए या फिर एथिल आयोडाइड लीजिए, ठीक। अब देखो एथिल ये होता है, देखो यहाँ पर आप चाहे Br लिख दो चाहे आयोडीन लिख दीजिए, ठीक। Br मतलब ब्रोमीन, आयोडीन मतलब आई मतलब, ठीक। तो यहाँ पर चलो मैं आयोडीन यूज कर ले रहा हूँ, ठीक। यहाँ पर मैं एथिल आयोडाइड ले लिया, ठीक। तो एथिल आयोडाइड लीजिए और उसके बाद इसकी अपक्रिया आप सोडियम एथॉक्साइड के साथ करा दीजिए, ठीक। अब ये सोडियम एथॉक्साइड क्या होता है, देखो यहाँ पर जो C2H5O इसको बोलते हैं एथॉक्साइड, और इसी में अगर हम सोडियम जोड़ दें तो इसका नाम पड़ जाएगा सोडियम एथॉक्साइड। ये हो गया सोडियम, ये एथॉक्साइड हो गया, ठीक। तो ये हो गया हमारा सूत्र सोडियम एथॉक्साइड का, ठीक। अब इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने कहा ये जब लैब के अंदर गए तो वहाँ पर इन्होंने लिया यानी कि एथिल आयोडाइड लिया और उसके बाद सोडियम एथॉक्साइड लिया, ठीक। ये है सोडियम एथॉक्साइड, इसके नीचे मैं लिख देता हूँ, ठीक, सोडियम एथॉक्साइड, ठीक, ये है सोडियम एथॉक्साइड। तो इन्होंने क्या किया, सोडियम एथॉक्साइड को लिया और एथिल आयोडाइड को लिया, दोनों को इन्होंने मिलाकर इसको इन्होंने गर्म कर दिया, ठीक। ये होता है गर्म करने का निशान। इन्होंने इसको गर्म कर दिया तो उसके बाद इनको डाइएथिल ईथर मिल गया, ठीक। उसके बाद यानी ये डाइएथिल ईथर बन गया, ठीक। तो इसलिए उन्होंने जैसे जैसे लैब में बनाया उसी तरीके से इन्होंने यहाँ पर उसका फार्मूला लिखकर यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे करके मैंने इसको बनाया, ठीक। तो जब यानी अब ये यहाँ पर बना कैसे, यहाँ का जो जब यानी इन्होंने गर्म किया तो आयोडीन जो था ये यानी आयोडीन ने अपना बॉन्ड यहाँ से इसका यानी इसका जो बॉन्ड है यहाँ से टूट जाता है, ठीक। जब टूट और यहाँ पर इसका ये बॉन्ड टूट जाता है, ठीक। यहाँ पर सोडियम अपना बॉन्ड तोड़ देता है, टूट जाता है, आयोडीन वाला बॉन्ड ये टूट जाता है। तो ये वाला जो आयोडीन है और ये जो सोडियम है ये अपना अपना बॉन्ड तोड़ देते हैं। जब तोड़ देते हैं तो ये जो आयोडीन है ये इस सोडियम के साथ जुड़ जाता है जाकर, ठीक। जब सोडियम के साथ जुड़ जाता है तो यहाँ पर क्या बन जाता है, ये बन जाता है Na, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा है C2H5O, तो यहाँ पर हम लिख देंगे C2H5O। उसके बाद यहाँ पर ये जो एथिल बचा है ये एथिल इससे आकर जुड़ जाता है, ठीक। ये हो गया हमारा डाई एथिल ईथर। तो इस प्रकार से इन्होंने डाई एथिल ईथर लैब में बना दिया, ठीक। अब देखो यहाँ पर प्लस में हमें क्या लिखना चाहिए, प्लस में हमें लिखना चाहिए यानी कि सोडियम आयोडाइड, ठीक, क्योंकि ये भी बन रहा है, ये भी बना प्लस में ये बना, ठीक। तो देखो अगर किसी भी चीज़ को मान लो कि यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है, ठीक, तो हम इसी को चाहे तो इसके अगर हम लिखना चाहें तो इसको इधर प्लस में लिखेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पर नहीं लिखना चाहते इसको तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक, सोडियम आयोडाइड, लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, ठीक। तो इस तरीके से जैसे कि यहाँ पर जगह नहीं तो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक, समझ गए ना। अब देखो इसको कैसे, इसका स्टेटमेंट कैसे लिखना है, कैसे आप इसका थ्योरी लिखेंगे। देखो यहाँ पर आपको बताना है यानी कि लिखना है कि जब एथिल ब्रोमाइड या एथिल आयोडाइड की अपक्रिया सोडियम एथॉक्साइड के साथ कराते हैं या इसको गर्म करते हैं तो हमें डाई एथिल ईथर बनता है, मिल जाता है, और इस अपक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहते हैं, ठीक। इस तरीके से आपको लिखना है कि एथिल ब्रोमाइड या एथिल आयोडाइड की अपक्रिया सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बनता है। ये अपक्रिया विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहलाती है। बस इतना आपको लिख देना है, उसके बाद आपको ये रिएक्शन बता देना है। देखो एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम में स्टेटमेंट भी लिखना है और उसके साथ ही साथ में आपको अपक्रिया जरूर देना है। अपक्रिया तो इम्पॉर्टेंट है, अगर आप अपक्रिया नहीं देंगे तो आपको नंबर ही नहीं मिलेगा, ठीक। तो रिएक्शन, अपक्रिया मतलब इस रिएक्शन को आपको देना इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में कोई चीज़ पूछा जाए तो उसके बारे में उसका रिएक्शन अगर है तो उसको बताइए, ठीक। अब देखो
देखो स्टेटमेंट में आपको ये लिखना होता है, जो चीज़ आपने यूज किया उसको आपको बता देना है, ठीक। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको यूज किया तो आपको बता देना इसको करके इसको गर्म कर देते हैं, ये बन जाता है। बस इतना सा आपको लिखना होता है। तो इसको हम अब लिखें क्या, इसको आप खुद लिख लोगे तो हम आपको बता दिए, ठीक, समझ गए ना। चलिए अब आपको हम अगला विधि बताते हैं। उसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधि, यानी प्रयोगशाला विधि से हम कैसे बनाएंगे यानी ईथर, ठीक। तो देखो अब यहाँ पर प्रयोगशाला विधि में क्या करते हैं, हम इसका निर्जलीकरण कर देते हैं, ठीक। निर्जलीकरण करने पर हमें एल्कोहल जो बनता है उसको हम बोलते हैं प्रयोगशाला विधि, ठीक। तो यहाँ पर प्रयोगशाला विधि में क्या करना है आपको, सबसे पहले इसका निर्जलीकरण कैसे क्या करना है। देखो सबसे पहले तो आपको एल्कोहल लेना है और इस एथिल एल्कोहल को क्या करना है आपको, इसको क्या करना है आपको सांद्र H2SO4 से अपक्रिया करा देना है, ठीक। ये है हमारा सांद्र H2SO4, ठीक। तो सांद्र ये इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक। तो सांद्र H2SO4 के साथ इसकी अपक्रिया करा देना है और इसको 100 अंश सेल्सियस तक आपको गर्म कर देना है, ठीक। सबसे पहले आप एथिल एल्कोहल लीजिए, उसके बाद सांद्र H2SO4 लीजिए, इसको 100 अंश सेल्सियस तक आपको गर्म करना है। 100 अंश सेल्सियस तो आप समझ रहे हो ना, जब आप पानी यानी गर्म करते हो तो जब खूब खौलने लगता है तो वो 100 अंश सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तभी पानी खौलता है, ठीक। तो आपको उतना ही गर्म करना है, ठीक। इसको उतना डाल के दोनों साथ में उतना गर्म कर देना है, ठीक। 100 अंश सेल्सियस तक आपको पहले गर्म करना है। जब आप गर्म करेंगे तो देखो क्या होगा, H2SO4 को आपको समझने के लिए आप इसको देखो 2 H है ना, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए H सिंगल बॉन्ड HSO4, ठीक। देखो 2 H हो गया, ठीक। तो यानी कि जहाँ यहाँ पर जो H2 हैं H सिंगल बॉन्ड ऐसे जुड़े हैं, ठीक। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, आपके समझने के लिए, ठीक। तो देखो इसका ये जो H है H2SO4 में जो H है, ये अपना बॉन्ड यहाँ से जब इसको इतना गर्म करोगे तो इसका बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ का जो ये यहाँ पर मतलब ये जो OH है, ठीक, एथिल अल्कोहल में जो OH है ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक। तो इसका OH और इसका H दोनों आपस में क्या बना लेगा, यहाँ पर जल बना लेगा, ठीक। तो यहाँ पर जल निकल जाएगा, सबसे पहले जल बन जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा C2H5 और ये इसका यानी H2SO4 में जो यहाँ पर HSO4 ये इसके साथ में जुड़ जाएगा, ठीक। समझ रहे हो ना आप कैसे हुआ। इसको बोलते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, नाम इसका है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको, ठीक, उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको, यहाँ पर एथिल एल्कोहल फिर से डाल देना है, ठीक। एथिल एल्कोहल, ठीक, एथिल एल्कोहल फिर से आपको डाल देना है और इसको फिर उसके बाद जब इसमें एथिल एल्कोहल अब दोबारा जैसे कि देखो ये बन गया, अब बनने के बाद इसमें फिर से ले जाकर एथिल एल्कोहल हमें डाल देना है और डालने के बाद इस बार जो हमें गर्म करना है वो 140 अंश सेल्सियस तक आपको इसको गर्म करना है, ठीक। जब आप देखो अच्छा इसको हम यहाँ पर अच्छा बना दे रहे हैं, ठीक। देखो इसको यहाँ पर साफ साफ हम लिखते हैं, ये हो गया एथिल, ठीक, और यहाँ पर ये हो गया आपका एथिल एल्कोहल, ठीक। इसको क्या करना है 140 अंश सेल्सियस तक आपको इसको गर्म करना है, ठीक। इसको यहाँ पर काट दीजिए, ठीक। आप चाहे ऐसे लिख दो यहाँ पर उसके बाद बना देना, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर सीधा सीधा लिख दिया है फिर, ठीक। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एथिल एल्कोहल लेना है, H2SO4 सांद्र H2SO4 के साथ कराएंगे 100 अंश सेल्सियस तक आप इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से जल निकल जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा एथिल बाई सल्फेट या एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक। उसके बाद एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो बनेगा उसमें फिर से हमें यानी कि एथिल एल्कोहल डाल देना है उसमें। जब डाल देंगे तो इस बार जो गर्म करना है आपको 140 अंश सेल्सियस तक आपको इसको गर्म करना है, ठीक। इस बार 100 अंश सेल्सियस, इस बार आपको 140 अंश सेल्सियस तक का, ठीक। थोड़ा आपको और ज़्यादा गर्म करना है, ठीक इसको। तो अब यहाँ पर जब आप गर्म करेंगे तो यहाँ का जो H है इस बार इसका जो H है ये यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये इतना अलग हो जाएगा, ठीक। तो ये HSO4 आपस में जुड़ जाएगा और यहाँ पर क्या बना लेगा, यहाँ पर बना लेगा, चलो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक, H2SO4 बना लेगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा C2H5O, तो यहाँ पर हम लिख देंगे C2H5O और यहाँ पर बचा C2H5, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे C2H5, ठीक। ये हमारा क्या है डाई एथिल ईथर, तो बन गया डाई एथिल ईथर, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको बनाते हैं प्रयोगशाला विधि में, ठीक, डाई एथिल ईथर।
तो ये हो गया डाइएथिल ईथर। कैसे बना समझ गए ना। प्रयोगशाला विधि क्या है, प्रयोगशाला में क्या करना है हमें, एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 सबसे पहले 7 सेल्सियस से आप इसको गर्म करेंगे तो इसमें अंदर से जल निकल जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट में फिर से हमें अल्कोहल डालना है और 140 सेल्सियस तक हम इसको गर्म करना है। तो यहाँ पर H2SO4 बनेगा, प्लस में हमें डाइएथिल ईथर मिलेगा। ठीक, तो देखो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने H2SO4 इसमें डाला और फिर से हमें अंत में H2SO4 मिल गया। यानी कि हम जैसे कि मान लो आपका यहाँ पर जो पैसा है बच जाएगा। देखो जैसे कि आपने बाजार से खरीद मार्केट यानी बाजार खरीद के लाए आप, यानी एथिल एल्कोहल, ठीक, मतलब एल्कोहल आपने खरीद कर लाया और साथ में आपने सांद्र H2SO4 भी लेकर आए, ठीक, खरीद कर लाए। अब दोनों को मतलब मिलाकर और इसको यानी गर्म किया, जब इसको बनाया तो आपको ये मिला। उसके बाद फिर 140 अंश तक गर्म किया, फिर से आपको देखो जो आपको प्रोडक्ट बाद में मिला, आपको जो बनकर मिला यानी जब आपने बना लिया इसको तो आपको डाइएथिल ईथर भी बन गया और प्लस में आपको H2SO4 भी मिल गया। समझ रहे हो ना। देखो H2SO4 मिलाया और अंत में फिर हमसे मिल गया, तो हमें दो चीज़ें, डाइएथिल ईथर भी मिल गया हमें क्योंकि जो इसकी ज़रूरत थी तो ये भी मिल गया, प्लस में H2SO4 भी हमारा बच गया। ठीक, तो हमारा H2SO4 यानी जो पैसा था वो बच गया ना। देखो H2SO4 फिर मिलाया, फिर से मिल गया हमें। ठीक, तो इसलिए H2SO4 यहाँ पर खर्च नहीं होता है। इस अपक्रिया में H2SO4 हमारा खर्च नहीं होता है, हम जितना डालते हैं उतना हमें फिर मिल जाता है। तो इसमें कुल मिलाकर आपको जो पैसा लगता है एथिल अल्कोहल का ही लगेगा। ठीक, समझ रहे हो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, इस अपक्रिया को हम अविरत इथरीकरण भी बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, अविरत इथरीकरण भी बोलते हैं। ठीक, अविरत, देखो अविरत का मतलब होता है कोई चीज़ जो कॉन्टिन्यू हो। ठीक, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यू। ठीक, तो देखो अविरत का मतलब होता है कोई चीज़ जब लगातार हो तो उसको बोलते हैं अविरत, लगातार शब्द को बोलते हैं अविरत। ठीक, इथरीकरण का मतलब होता है ईथर बनने की प्रक्रिया। तो समझ गए ना। अविरत इथरीकरण क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा H2SO4 नहीं डालना पड़ता है। ठीक, सिर्फ आप इसमें देखो आपको फिर से H2SO4 मिल गया। अब आप इसमें थोड़ा से देखो अतिरिक्त हमें H2SO4 जो है वो खर्च करना नहीं पड़ेगा। ठीक, अब आप इसमें खाली एथिल अल्कोहल डालते जाएं, आपका लगातार बनता जाएगा ईथर बनता जाएगा। ठीक, लगातार आप खाली इसमें H2SO4 डालते रहें, इसलिए लगातार ईथर इसमें बनता रहता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं अविरत इथरीकरण। ठीक, तो जैसे कि मान लो कि आपसे या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में ही या फिर आपके स्कूल में कहीं पर भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अविरत इथरीकरण क्या होता है तो आप क्या बताएंगे। आप बताएंगे कि इस विधि के लिए, मतलब ये जो विलियम संश्लेषण है, इस विधि के लिए अतिरिक्त H2SO4 की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसे अविरत इथरीकरण कहते हैं। ठीक, तो रीजन समझ गए ना, क्योंकि इसमें बनता रहता है लगातार, इसलिए इसको अविरत इथरीकरण बोलते हैं। ठीक, तो चलिए मैं इसका, देखो ये प्रयोगशाला विधि है और इसमें आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ कौन सा चित्र आपको बनाना है। ठीक, ये आपका चित्र है। ठीक, इस चित्र को आपको बनाना है और यहाँ पर आपको दिखा दूँ सबसे पहले मैं आपको, देखो ये क्या होता है, इसमें भरा जाता है एथिल अल्कोहल। ठीक, उसके बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये थर्मामीटर होता है। ठीक, इसको बोलते हैं थर्मामीटर। और उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके अंदर जो होता है जल होता है। ठीक, यहाँ से जल निकल जाता है और यानी ये जो बना हुआ है इसको बोलते हैं संघनित्र। संघनित्र का काम क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर जल जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर ये जो जल जा रहा है, इस जल को, संघनित्र का मतलब होता है ठंडा करने वाला, जिसको आप जैसे फ्रिज नहीं होता है ठंडा करता है। ठीक, तो ये संघनित्र में जाता है जब ना, तो कोई चीज़ वो ठंडा हो जाता है। ठीक, तो उसके बाद यहाँ पर ये क्या होता है, एडॉप्टर होता है और यहाँ पर ये क्या होता है, ग्राही होता है। इसके अंदर ये ईथर मिलता है हमें और इसके बाहर ये जो है इसको बोलते हैं बर्फ़। ठीक, बर्फ़ से, यानी ये बर्तन होता है, इस बर्तन में अगली बगली हम बर्फ़ डाल देते हैं और यहाँ पर इसको रख देते हैं। ठीक, और उसके बाद इसके अंदर जो आता है वो यहाँ पर हमें डाई एथिल ईथर मिल जाता है और यहाँ पर ये तो बर्फ़ है, आपको पता है। ठीक, इसके अंदर ये देखो, ये जब जलाएगा यहाँ से तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर इसको लिख दिया ठंडा जल। ठीक, संघनित्र में आकर ठंडा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इसकी इस फ्लास्क के अंदर, यानी इसको बोलते हैं आसवन फ्लास्क। ठीक, और इसके अंदर जो भरा हुआ है
एथिल एल्कोहल और प्लस में सांद्र H2SO4 भरा गया है। ठीक, समझ रहे हो ना आप यहाँ पर। उसके बाद ये जो यहाँ पर ये जो नीचे बनाया गया है, इसमें जो बिंदी बिंदी जो आपको दिख रहा है, ठीक, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये इसमें भरा गया है बालू। ठीक, बालू उष्मक है। ठीक, यहाँ पर इसको ताकि इसमें बहुत हीट हो जाए, गर्मी उत्पन्न करने के लिए बालू को नीचे से यहाँ पर गर्म करेंगे, बालू बहुत गर्म हो जाएगा। ठीक, तो गर्मी उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर बालू का यूज किया गया है। ठीक, तो इस चित्र को आपको देख लीजिए पूरा, आपको इसी चित्र को बना लेना है। ठीक, आपकी कॉपी में। तो ये थे इसके मतलब बनाने की विधि। और इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे इसके भौतिक गुण। ठीक, किसके कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, यहाँ पर देखो लिखा है ईथर रंगहीन होता है। रंगहीन का मतलब होता है ईथर का कोई रंग नहीं होता। जब इसको देखोगे तो आपको कोई भी रंग नहीं दिखेगा। ठीक, तो इसका कोई भी रंग नहीं होता, यानी रंगहीन होता है। और जब इसको खाओगे, खाने का मतलब जब इसको चीखोगे तो ये मीठा लगेगा। ठीक, और इसमें गंध भी होता है। ठीक, इसकी गंध भी होती है। ठीक, और उसके बाद अति वाष्पशील द्रव है, मतलब बहुत ज़्यादा वाष्पशील। वाष्पशील का मतलब होता है जो वाष्प बन जाए। ठीक, तो बहुत ज़्यादा वाष्पशील भी होता है, या वाष्पशील द्रव है। ठीक, तो समझ गए ना, ईथर रंगहीन, मीठी, गंधयुक्त, अति वाष्पशील द्रव है। और बहुत ज़्यादा वाष्पशील होने के कारण ये ठंडक भी उत्पन्न करता है। ठंडक यानी ठंडाता भी। ठीक, इसे ठंडक भी उत्पन्न करता है। और सूंघने पर अस्थायी निश्चेतना। अस्थायी निश्चेतना का मतलब होता है बेहोशी। जब इसको सूंघ लोगे ना, यानी ईथर जो है, अगर आप इसको सूंघ लोगे तो सूंघने पर आपको बेहोशी उत्पन्न हो जाएगी, यानी आप बेहोश हो जाओगे। ठीक, अतः इसको शल्य चिकित्सा में प्रयुक्त करते हैं। शल्य चिकित्सा का मतलब होता है जब आपका जैसे ऑपरेशन करना हो, किसी भी चीज़ को काटना हो, तो क्या करते हैं, उसको वहाँ पर आपका मतलब शून्य कर देते हैं ना, बेहोश कर देते हैं। ठीक, तो उसके यानी कि शल्य चिकित्सा में यूज करते हैं। ठीक, डॉक्टरी में मतलब। तो सूंघने पर, क्योंकि इससे बेहोशी हो जाती है, इसलिए इसको जब ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो वहाँ पर इसको बेहोश करने के लिए यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लिखा है जल में अल्प विलेय होता है। मतलब जल में जो होता है अल्प विलेय का मतलब बहुत कम विलेय होता है। 8% ही अगर आप जल में ईथर को मिलाओगे तो सिर्फ 8% बने मतलब मिलेगा, नहीं तो बाकी ये जल से नहीं मिलता है। ठीक, उसके बाद किंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। अगर इसको यानी कार्बनिक विलायक जितने होते हैं, जितने कार्बनिक पदार्थ होते हैं, द्रव होते हैं, उनमें अगर आप मिलाओगे तो उनमें पूरा पूरा मिल जाएगा। जैसे कि चीनी पानी पूरा पूरा मिल जाता है। ठीक, तो पूरा पूरा कार्बनिक विलायक में पूरा पूरा मिल जाता है। लेकिन अगर पानी में अगर आप ईथर को घोलो तो लगभग लगभग 8% ही मिल पाता है, ज़्यादा नहीं मिलता। ठीक, मतलब ज़्यादा नहीं मिलता। ठीक, ना मिलने का मतलब जैसे कि आप देखते नहीं कि बालू और पानी को जब मिलाओ तो कहाँ मिलता है। ठीक, वो तो वही कह रहे हैं कि सिर्फ 8% यहाँ पर अगर जल में मिलाओगे ईथर को तो 8% मिलेगा। ठीक, जल में। ठीक, तो समझ गए ना यहाँ पर क्या होगा। तो ये इसके भौतिक गुण है, 4 भौतिक गुण है, बस आप इतने याद कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे रासायनिक गुण, और प्लस में पढ़ेंगे इसका उपयोग कहाँ पर होता है। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि डाई एथिल ईथर क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सामान्य नाम क्या होता है, यूपीएससी नाम क्या होता है, इसके निर्माण की विधियां कौन कौन सी हैं, और इसके भौतिक गुण क्या हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुण और इसके उपयोग। ठीक, तो आई होप आज के वीडियो में आपने जितना मैंने बताया आप समझ गए होंगे। ठीक, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से देख सकते हैं। ठीक, और अगर समझ में आ गया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ठीक, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप बिल्कुल लाइक करें। ठीक, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको इसी तरह से बनाते रहेंगे अगर आप लोग लाइक वगैरह करेंगे। ठीक, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।